हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं एसएससी सीजीएल व एसएससी 10+2 में सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ये हमारा मॉडल पेपर थर्ड रहेगा। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर पर चर्चा की है। यदि आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके वो दोनों पेपर भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वाइसराय की परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषदों के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। कौन से अधिनियम की? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। देखिए अपना, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और भारत सरकार अधिनियम 1919 में अथवा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिएगा, संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा संसद में। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, रडार का उपयोग किया जाता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में और वर्षों करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं।
किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु उपस्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक पारसेक अर्थात तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष या 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। देखिएगा, पारसेक जो है दूरी की इकाई है जो सौरमंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है और एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, डेसिबल, डॉप्सन, पीपीएम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा डेसिबल। आइए देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं और डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। देखिएगा, विभिन्न क्रियाकलाप में ध्वनि का स्तर क्या रहता है। देखिएगा, सामान्य श्वसन में 10 डेसिबल और सामान्य बातचीत में 56 से 65 डेसिबल के मध्य ही। ट्रैफिक का शोर जो है वो 80 डेसिबल, ट्रेन की आवाज़ 100 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 110 डेसिबल, जेट वायुयान 130 डेसिबल और पटाखा का शोर 145 डेसिबल। ये जो है ध्वनि का स्तर विभिन्न क्रियाकलापों में देखा जा सकता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, परासर्वे तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, 20,000 के हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या 20,000 हर्ट्ज से नीचे या 25,000 हर्ट्ज से नीचे। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से ऊपर। आइए देखते हैं, परासर्वे तरंगें ध्वनि तरंगों का एक प्रकार है। मनुष्य की सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? अवसर्व तरंगे, सर्वे तरंगे और परासर्वे तरंगे। तो अवसर्वे तरंगे देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम है। सर्वे तरंगे देखिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज मनुष्य जो है इन तरंगों को सुनने में क्या सक्षम है। और परासर्वे तरंगे कौन सी है? 20 हर्ट्ज से अधिक मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम होता है। आगे देखिए, परासर्वे तरंगों के उपयोग देखिए, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में आदि में किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, अवरक्त किरणें, परासर्वे तरंगे, दृश्य प्रकाश एवं अक्ष किरणें। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा अक्ष किरणें। देखिएगा, सीटी स्कैन मानव शरीर के अंगों की चिकित्सकीय परीक्षण की एक विधि है जिसमें अक्ष किरणों एवं कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा मानव शरीर के अंगों, अस्थियों आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों को चित्र एक्सरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से एवं विभिन्न कोणों से लिए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य अर्थात बाजार मूल्य का योग होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एमएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एवं संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे,
नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। आइए देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन जो है 2 मई 1951 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन के संस्थापक PC महालनोबिस थे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान जो है वर्ष 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अपना देखिए। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की गई? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, तीसरी में, 5वीं में, 7वीं में और 9वीं में। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा तीसरी में। आइए देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की थी। सन 1961 से 1966 की अवधि में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1.0% दर्ज की गई। यह भारत के लिए युद्ध, अकाल एवं राजनीतिक अस्थिरता का काल था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना देखिए। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक निजी संयुक्त उपक्रम। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा सार्वजनिक। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अंतर्गत संचालित होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, मनोरंजन कर, संपदा कर, आय कर या निगम कर। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा मनोरंजन कर। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, पथ कर या बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विज्ञापन कर, चुंगी कर आदि आरोपित किए जाते थे। राज्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर लगभग सभी कर 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर GST के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए अपना। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र केरल, राजस्थान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। आइए देखते हैं। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। इसका निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। यह रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है, जो 176 नदियों तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना देखिए। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 23 सितंबर। देखिएगा, 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन एवं रात होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अपना देखिए। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की और विष्णु की। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा पशुपति की। देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति अर्थात शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अपना देखिए। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, शाक्य, ज्ञात्रक, मल या लिच्छवी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ज्ञात्रक। देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में
यात्रक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेट्टे की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जाम्बली बने। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। इस कर के विरोधी में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे अपने एसएससी सीजीएल व 10+2 सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।